तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। ट्रांजिस्टर जो होता है बीजेटी की जो हम बात कर रहे हैं, ये 3 तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है: कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। ठीक है? बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि कॉमन का मतलब क्या होता है। तो पहले मैं आपको कॉमन बेस जो यहाँ पे टर्म लिखी है इसका मतलब बताता हूँ। जो कॉमन बेस यहाँ पे रिटन है, इसका क्या मतलब है कि जो बेस टर्मिनल होगा, जो बेस होगा आपका ट्रांजिस्टर में, जो बेस होती है, बेस इज़ कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट साइड। ठीक है, इसका बेसिकली ये मतलब होता है। अगर कहीं पे कॉमन एमिटर लिखा हुआ है तो एमिटर जो होगा वो इनपुट और आउटपुट दोनों साइड में कॉमन होगा। कहीं पे कॉमन कलेक्टर है तो कलेक्टर जो होगा वो इनपुट आउटपुट दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, अभी हम लोग सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कॉमन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टर्म आपके लिए लिख देता हूँ: बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट साइड। ठीक है, ये हमको यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे मैंने आपको सिंबल्स बता दिया था, तो सिंबल के थ्रू मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँगा। आप चाहो तो इसको ट्रांजिस्टर पूरा बना करके भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंबल्स के थ्रू देखेंगे क्योंकि सिंबल्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो हम लोग यहाँ पे एक एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ। हमने देखा था कुछ इस तरह से ट्रांजिस्टर जो होता है वो उसका सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एमिटर रीजन ले लेंगे, कलेक्टर किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस करेक्शन जो करेक्ट डायरेक्शन होनी चाहिए करंट की, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंबल हो गया। ठीक है, मतलब ट्रांजिस्टर हो गया। यहाँ पे हमने इसको एन पी एन मान लेते हैं, तो ये साइड आपकी एन हो जाएगी, ये साइड पी हो जाएगी और ये साइड एन हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये हमारा जो साइड है दिस इज कलेक्टर। ठीक है, इसको हम कलेक्टर बोल देते हैं, इसको हम बेस बोल देते हैं, एंड दिस इज एमीटर। ठीक है, एमीटर। तो अब इसमें क्या होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पे क्या करते हो, एमीटर और बेस, ये जो आपका रीजन है एमीटर बेस रीजन, यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, इनपुट अप्लाई करते हो, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इनपुट आप अप्लाई करते हैं और आपको आउटपुट कहाँ पे ऑब्टेन होता है, आपको आउटपुट ऑब्टेन होगा कलेक्टर और बेस रीजन में, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब इनपुट आपने प्रोवाइड करा बेस एमिटर रीजन में और आपको आउटपुट मिलेगा कलेक्टर बेस रीजन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों जो रीजन्स है दोनों में आपका बेस कॉमन है। इनपुट में आपका एमिटर बेस आ रहा है और आउटपुट में कलेक्टर बेस आ रहा है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे जो कंडीशंस है उसके अंदर, दोनों रीजन्स के अंदर आपका बेस यहाँ पे कॉमन है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब इसके कनेक्शंस कर लेते हैं। आइए, तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा एमिटर बेस साइड है, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ अलग कलर से। ये जो है ये इनपुट साइड है। ठीक है, ये आपका इनपुट साइड है और ये जो साइड है आपका ये आउटपुट साइड है। ठीक है, हमने एनपीएन लिया है तो डायरेक्शन आप एमिटर की तरफ देंगे, पी टू एन, कुछ इस तरह से डायरेक्शन इसका होगा। ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा खेल डायरेक्शंस का ही है, तो ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्शंस को कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्शंस को कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इनपुट साइड को हमें पता है, हम एक्टिव रीजन में डायोड ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनको भी हम कनेक्ट करेंगे, जो आउटपुट साइड है अपना, आउटपुट साइड को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा आउटपुट साइड। तो अभी इनपुट को ये पहले कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस में। तो आप जानते हैं पी साइड जो है ये वाला होगा, तो यानी कि इसको हम कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। एन को हमने नेगेटिव कर दिया और ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखो एन साइड यहाँ पे हम पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि हमको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो साइड हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया रिवर्स बायस में और आपका इनपुट हो गया फॉरवर्ड बायस में। तो ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसी को हम बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे कौन कौन से करंट्स होंगे और सब कुछ यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी। ठीक है, प्लस से माइनस जा रहा है तो सबसे पहले आप देखो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, और आपको पता है कि जो कलेक्टर करंट होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से बनता है, जो कि आपको पता है एमिटर से जब हम लोग अप्लाई करते हैं, जब एमिटर हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मैं वर्किंग की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेस को पार करके कलेक्टर में जाते हैं। ठीक है, कलेक्टर में जाते हैं, तो कलेक्टर में जाने से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोबारा उसको बाहर की तरफ पुश करते हैं, राइट। तो उससे जो होता है आपका एक करंट फ्लो करता है,
तो वही हमारा कलेक्टर करंट होता है, क्योंकि रिवर्स बायस है ना, यहाँ तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, तो कलेक्टर के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है उसके वजह से करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, राइट। तो यहाँ पे प्लस टू माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरह की हो जाएगी, राइट, कुछ ऐसा। तो ये हो गया हमारा कलेक्टर करंट आई सी, ठीक है। ये हो गया हमारा एमिटर करंट आई ई, और कुछ करंट जो होगा वो इसके अंदर भी जाएगा बेस के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा आई बी, ठीक है। आपको बार बार मैंने बताया है कि जो जंक्शन लॉ होगा वो आपका हर बार सेटिस्फाई करेगा। जो इक्वेशन आपका होगा आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये इक्वेशन जो होगा आपका हर बार वैलिड होगा हर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। सारे कॉन्फ़िगरेशंस में ये जो इक्वेशन होता है ये वैलिड होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर आप इस पॉइंट को एक मानोगे x, तो यहाँ पे आप देखो आई ई आ रहा है 2, यहाँ पे बट जा रहा है ना 2 जंक्शंस में, तो यहाँ पे ये इक्वेशन वैलिड है, मतलब आपने सही कनेक्शन किया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं करंट गेन, ठीक है। ये आपको कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर सब में मिलेगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको हम बोलते हैं करंट गेन, ठीक है। तो करंट गेन जो हम कॉमन बेस में डिनोट करते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे करंट गेन 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका अल्फा डीसी एंड एक होता है आपका अल्फा एसी, ठीक है। अल्फा एसी मतलब एसी करंट के लिए और अल्फा डीसी मतलब डीसी करंट के लिए। कॉमन बेस में जो अल्फा डीसी का वैल्यू होता है वो होता है सिंपली आपका आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे होता है डेल्टा, यानी कि चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि इनपुट करंट है कौन सा। तो आप यहाँ पे देखो इनपुट करंट कौन सा होगा, इनपुट साइड में कौन सा करंट है आई, तो यहाँ पे इनपुट करंट जो होगा वो आपका आई ई होगा, ठीक है। और आउटपुट करंट आपको पता है क्या है, आईसी है। कलेक्टर में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, आईसी है ना, इस रीजन में आईसी फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे इनपुट करंट आईई हो गया और आउटपुट करंट आपका आईसी हो गया। तो ये आपका आउटपुट साइड हो गया पूरा और ये आपका इनपुट साइड हो गया। तो आप देख लो यहाँ पे करंट हमारे आईसी एंड आईई फ्लो कर रहे हैं। तो अल्फा डीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा डीसी हो जाएगा आपका आई आउट अपॉन आई इन, यानी कि आईसी अपॉन आई ई, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इक्वेशन हो जाता है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और सिमिलरली अल्फा एसी को भी आप लिख सकते हैं चेंज इन आउटपुट करंट, यानी कि चेंज इन आईसी अपॉन चेंज इन आईई, ठीक है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी होता है इसके अंदर, आपको समझ में आना चाहिए। आपको पता है कि हमने यहाँ पे अल्फा, देखो अल्फा एसी की हम बात यहाँ पे थोड़ी सी कम करते हैं, हम अल्फा डीसी को मेन हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम लोग एज्यूम करते हैं कि डीसी यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा डीसी को हम सिंपली, आप अल्फा भी लिख सकते हो, इसको आप अल्फा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पता है अल्फा जो हो गया हमारा, वो हो गया आई सी अपॉन आई ई, ठीक है। अगर आप आई सी निकालोगे, यहाँ से आप आई सी निकालोगे, इसको सब्जेक्ट बनाओगे, तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स आई ई, ठीक है। ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या पता है कि जैसे आप देखो जो हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर बनाऊँ आपके लिए, ये आपका एमीटर हो गया, छोड़ो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये आपका एमीटर हो गया, राइट, ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, राइट, ये हो गया। अब आपको पता है कि कलेक्टर के अंदर जो होता है ना, मतलब ये जो रीजन होता है आपका, इसके अंदर कुछ सैचुरेशन करंट भी होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये कहाँ से आता है, आपने डायोड्स के अंदर पढ़ा होगा कि हम लोग अगर, क्योंकि ये जो रीजन होता है, पहले आप ये चीज समझो कि कलेक्टर बेस रीजन जो है हम लोग इसको यहाँ पे रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ पे रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करने की वजह से आपको पता होगा, डायोड्स में आपने पढ़ा होगा कि एक डिफ्यूजन करंट, यानी कि जो करंट अंदर में, जो ट्रांजिस्टर के जो अंदर का पार्ट है, डायोड के अंदर का पार्ट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, होल और इलेक्ट्रॉन्स मतलब होल के साथ कंबाइन करेंगे, तो उसके वजह से भी एक करंट फ्लो यहाँ पे करता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स बायस के अंदर एक करंट फ्लो करता है सैचुरेशन करंट, और वो हम कलेक्टर को आउटपुट दे रहे हैं, है ना, कलेक्टर साइड में फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रिवर्स बायस कर रखा है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि कलेक्टर में ना एक और करंट भी आता है। तो बेसिकली आप इस इक्वेशन को, ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, लेकिन अगर आप इसमें कहीं पे अगर न्यूमेरिकल पीओवी से अगर मैं देखूं, तो अगर आपको कभी रिवर्स सैचुरेशन करंट दिया हो, तो आप आईसी की वैल्यू को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, अल्फा टाइम्स आईई, साथ में कुछ सैचुरेशन करंट भी आएगा, जिसको हम बोलते हैं आईसीबीओ, इसको आप आईसीओ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है गाइस, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आईसीबीओ जो है इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज रिवर्स सैचुरेशन,
ठीक है, करंट। तो ये हम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी। तो इस तरह से करके आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।